नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। पाठ पढ़ने से पहले कमलेश्वर के बारे में एक परिचय। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसियां, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये इनके कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके उपन्यास हैं। उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और आत्मकथा भी लिखी है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को इन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। अपने पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसमें हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, ये बताया गया है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिसमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी इस कहानी में देखा जा सकता है। पाठ प्रारंभ होता है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेगी, इसे लेकर उनका दर्जी परेशान था। और उनके दर्जी का परेशान होना स्वाभाविक भी था। क्योंकि रानी की वेशभूषा उनकी मर्यादा और पद के अनुकूल होना आवश्यक थी। यदि उसमें कोई कमी रह जाती तो उस दर्जी को दंडित भी होना पड़ सकता था। इसलिए वो एलिजाबेथ की पोशाक को लेकर अत्यधिक परेशान था, क्योंकि उसे ये तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनेगी। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफर की भी फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी के शाही दौरे की सारी खबरें अखबार में छपने लगी कि रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और
उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उसकी शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह अर्थात कोमलांगियों की तरह श्रृंगार किया। इस प्रकार हमने पढ़ा कि महारानी एलिजाबेथ के भारत, पाकिस्तान और नेपाल दौरे को लेकर तरह तरह की खबरें अखबारों में छप रही थी। उनके दर्जी की परेशानी, उनके द्वारा 400 पाउंड खर्च करके बनवाया गया नीला सूट, उनकी जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों आदि की पूरी जीवनियां अखबारों में छप रही थी। यहाँ तक कि उनके कुत्तों के चित्र भी अखबारों में छप रहे थे। इन खबरों से, अखबारों में प्रकाशित होने से पत्रकारिता का निरर्थक पहलू उजागर होता है। ऐसी पत्रकारिता चाटुकारिता की मानसिकता प्रदर्शित करती है। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, न कि प्रभावशाली लोगों की चाटुकारिता करना या चापलूसी करना। अब आगे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। एक नाक, इस नाक की भी लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, अर्थात राजनीतिक दलों ने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए आंदोलन किए थे। बहस का विषय था कि जॉर्ज की नाक रहने दी जाए अथवा हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, परंतु ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। कहने का आशय यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनको अपनी तरफ खींच रहे थे। इस कथन में व्यंग नहीं थे कि राजनीतिक लोग अत्यंत चालाक होते हैं और तटस्थ लोगों को भी अपने पक्ष में मानकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी है, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर ख्वाहों की एक मीटिंग बुला गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। हमारे अनुसार तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को तोड़ने वाला कोई भारतीय स्वाभिमानी देशभक्ति होगा। स्वतंत्र भारत के किसी स्वाभिमानी भारतीय की नज़र जब जब भी इस मूर्ति पर पड़ती होगी, उसके आत्मसम्मान पर चोट लगती होगी। इसी कारण भारत की गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम को किसी युवा ने कुरूप बना डाला होगा।
आगे उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया। इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर सब कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर गई। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर पैसे से जरा लाचार था। इस कथन के द्वारा मूर्तिकार के चरित्र पर व्यंग किया गया है। कहने को तो यह मूर्तिकार भी एक कलाकार है, लेकिन पैसा उसके चरित्र की कमजोरी है। उसकी कलाकारी इस बात में है कि वह कुशलता से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का सरकारी ठेका पाने में सफल हो जाता है। वह कलाकार न होकर कला को बेचने वाला है। पैसे के लालच में वह राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलकर कमेटी को ऐसे ऐसे सुझाव देता है जो देशभक्ति को अपमानित करने वाले हैं। फाइलों के पेट चीरे गए तथा फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। इस कथन के माध्यम से सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग किया गया है। सरकारी सूचनाएं फाइलों में बंद रहती है। अधिकारी किसी समस्या का समाधान स्वयं जिम्मेदारी लेकर नहीं करते। सब कुछ बाबुओं पर छोड़ दिया जाता है। बाबू फाइल टटोलता है। अपने विवेक का प्रयोग न अफसर करता है और न बाबू। कुछ सच्चाइयाँ फाइलों में बंद रहते रहते गायब हो जाती है। फाइलों का रख रखाव ठीक तरह नहीं होता, अथवा फाइलों की जो सूचनाएं किसी पक्ष के लिए हानिकारक होती है, वह पक्ष बाबू को रिश्वत देकर उन्हें गायब करवा देता है। अब आगे हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया। जैसे भी हो, यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। और यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र और अखबारों के तालमेल पर व्यंग करता है कि आज अखबारों और सरकार दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अखबारों को सरकारी विज्ञापन तथा अन्य सुविधाएं चाहिए और सरकार को अखबारों में अपनी नीतियों और कार्यों की प्रशंसा चाहिए। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों एक दूसरे का लिहाज करते हैं। सरकार और समाचार पत्रों के बीच यह अपवित्र गठबंधन प्रजातंत्र के लिए कभी शुभ नहीं हो सकता। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति का यह कथन कि जब हम विदेशों की सारी वस्तु और संस्कृति को अपना सकते हैं तो विदेशी पत्थर को क्यों नहीं अपना सकते। इस कथन में भारतीयों के विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह पर व्यंग किया गया है कि अंग्रेजी हुकूमत के समाप्त होने पर भी भारत की युवा पीढ़ी पर, भारत की संस्कृति पर इसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। हमारे देश के पढ़े लिखे लोग विदेशी बातों को बड़ी शान से अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को ठुकरा रहे हैं, जो उनके भीतर पनपती हीन ग्रंथि को उजागर करते हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे।
सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो। मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी व बाद में खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, शिवाजी, कावजी जागी, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापजोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। मूर्तिकार का सुझाव था, देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी है, किसी एक मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज की मूर्ति को लगा दी जाए। सरकारी कमेटी के सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति देते हुए यह काम थोड़ा सावधानी पूर्वक करने को कहा। सभापति जानता था कि देश के किसी नेता की मूर्ति की नाक निकालना जोखिम भरा काम है। देश की जनता इसका विरोध करेगी। विदेशी शासक की मूर्ति के लिए देशभक्त नेता की नाक काटना जनता को स्वीकार नहीं होगा। भारत की जनता शासकों की तरह, अधिकारियों की तरह मर्यादाहीन नहीं है। मूर्तिकार के ऐसे निंदनीय सुझाव पर राजी हो जाना यह दर्शाता है कि भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय शासकों में नाम मात्र को भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना नहीं है। वे भारत को गुलाम बनाने वाले और देशभक्तों का घोर उत्पीड़न करने वाले इंग्लैंड की महारानी को खुश करने में ही स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्तिकार चतुर, वाक्पटु और अपने लाभ के लिए दुस्साहसिक कार्य करने से भी नहीं चूकता है। वह पैसों के लिए हाथ आए अवसर को खोना नहीं चाहता। चालाक इतना कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण देश का भ्रमण कर लेता है। उसे सरकारी तंत्र की परख है। वह उनकी दुखती नर्व्स को पकड़कर बेवकूफ़ बनाने में ही मात्र सफल नहीं होता है, अपितु उनकी सोच को समाज के सामने लाने में भी समर्थ हो जाता है। किंतु धूर्त इतना कि नाक के नाम पर वह कुछ भी करने की सलाह सरकारी प्रणाली को देने से नहीं चूकता है। अब आगे सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचकर उन बच्चों की नाकें भी इससे कई बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आप तो सिर्फ इजाजत दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट नहीं हुई।
इसका कारण यह है कि भारतीय नेताओं एवं बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इसके माध्यम से लेखक यह संकेत देता है कि भारतीय नेताओं व बलिदानी बच्चों का मान सम्मान व प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बढ़कर है। जॉर्ज पंचम प्रतिष्ठा के मामलों में भारतीयों से बहुत पीछे है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहता है कि आज़ाद भारत में सब कुछ था, पर भारतीय अधिकारियों में आत्मसम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम ने भारत तथा भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि उन पर अत्याचार और जुल्म ही किए थे। फिर भी भारतीय अधिकारी अपने आत्मसम्मान को भूल उसकी मूर्ति की नाक लगाने को जुटे थे। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों ने अपने कार्य को उचित अनुचित किसी भी तरीके से पूरा करवाने के लिए मूर्तिकार को जिंदा नाक लगवाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। आगे अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरादारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब यानी काई निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि वह एक खास दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन भी आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी के उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए। इस प्रकार अखबार दिन भर के घटनाक्रम को छापता है, किंतु उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन, सार्वजनिक सभा, किसी के बारे में अखबारों में कुछ नहीं छपा। सरकार ने सारा कार्य गुप्त रूप से किया, अपनी कमियों को अखबारों तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज़ाद भारत में विदेशी जॉर्ज पंचम की लाट पर भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। इस शर्मनाक घटना को अखबारों ने एक पंक्ति में छापकर शेष पृष्ठों में मौन धारण करके अपना दुख और क्षोभ प्रकट किया। इस प्रकार हमने पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से देश की बदहाल विभिन्न स्थितियों पर व्यंग किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोग औपनिवेशिक दौर की मानसिकता के शिकार हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जबकि कटी हुई नाक अपमान का प्रतीक है। जॉर्ज पंचम की नाक अर्थात सम्मान एक साधारण भारतीय की नाक से भी छोटी यानी कम है। फिर भी सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने के लिए जी जान से लगे रहे। अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई, केवल दिखावे के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए अपनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर प्रहार दर्शाती है। इसमें सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता पर व्यंग किया गया है। इस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की एक प्रभावपूर्ण रचना है। भारत स्वतंत्र हो गया है, वहाँ जनतंत्र भी स्थापित हो चुका है, किंतु सत्ता से जुड़े भारतीयों की सोच स्वतंत्र जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं बन पाई है। वे अभी भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सके हैं। कहानीकार ने इसी सच्चाई को व्यंग्यपूर्ण एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।